नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्रहित में शिक्षा फ्रॉम पीके सर ज्ञान कॉमर्स क्लासेज में आपका इस सुपर फास्ट वीडियो में स्वागत है। हर से श्रेणी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले हम आपको सत श्री अकाल, आदाब। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं न टाइम लेते हुए। देखिए, इसमें इस सुपर फास्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन विस्तृत सहित पढ़ेंगे। इसमें आपका दिया है सांख्यिकी से अभिप्राय है, तो सांख्यिकी से अभिप्राय है ऑप्शन ए यानी केवल समंक से, बी ऑप्शन यानी केवल सांख्यिकी विधियाँ, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन वेबस्टर द्वारा, बी ऑप्शन बांडीगट्टन द्वारा, सी ऑप्शन सेलिंगमैन द्वारा, डी ऑप्शन काउटेन द्वारा। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। यानी किसके द्वारा? तो बांडीगट्टन द्वारा। यानी आप याद करेंगे, यानी ट्रिक क्या होगा? यानी सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यानी यह परिभाषा किसने दी है? तो बांडीगट्टन ने दी है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? यानी अपने बॉडी का संभावना लगाएंगे, यानी आपका बॉडी यानी स्वस्थ है कि नहीं है। यानी उस संभावना से यानी क्या याद रखेंगे? यानी बांडीगट्टन। यानी जहाँ भी बांडीगट्टन आएगा यानी क्या करेंगे? संभावना लगाएंगे, यानी बांडीगट्टन पर ठोक डालेंगे। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। तो सांख्यिकी के जन्मदाता हैं तो ऑप्शन है गॉटफ्रायड आर्कनेवाल, बी ऑप्शन है सिम्पसन, सी ऑप्शन है ए एल बाउले, डी ऑप्शन है ईसी मिल। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? तो ए ऑप्शन यानी गॉटफ्रायड आर्कनेवाल। यानी सांख्यिकी के जन्मदाता कौन हैं? तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, तो गॉटफ्रायड आर्कनेवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी शब्द का उसकी विशेष सामग्री के संपूर्ण रूप में सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया? तो ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर ने किया, बी ऑप्शन है जॉन मिल्टन ने किया, सी ऑप्शन है गॉटफ्रायड आर्कनेवाल ने किया, डी ऑप्शन है विलियम पैटी ने किया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। तो किसने किया? तो गॉटफ्रायड आर्कनेवाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने और लिखने की योग्यता है। यह भविष्यवाणी किसकी थी? ऑप्शन ए है एच.जी. वेल्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड केल्विन, सी ऑप्शन है सर थॉमस ग्रेसम, डी ऑप्शन है जोन्स केपलर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो एच.जी. वेल्स सही है। यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। यानी नागरिकता जब भी आएगा तो नागरिकता किससे लेंगे? यानी एच.जी. वेल्स से लेंगे। एच.जी. का मतलब क्या याद रखेंगे? तो ह्यूमन। तो ह्यूमन से यानी ह्यूमन कौन होता है? तो जो नागरिक होता है। तो ऑप्शन एच.जी. को क्या करेंगे? एच.जी. को ठोक डालेंगे। अगला है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ऑप्शन है वेबस्टर, बी ऑप्शन है बांडीगट्टन, सी ऑप्शन है सेलिंगमैन, डी ऑप्शन है बाउले। यानी इसमें आपका डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। यानी सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी ऑप्शन डी बाउले सही है। याद कैसे करेंगे? जब भी यानी गणना करेंगे तो जब भी गणना करेंगे तो मुंह से बोल के करेंगे, यानी विज्ञान का तर्क लगा के करेंगे। इसलिए बोलने से याद रखेंगे, गणना से याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे? तो बाउले याद रखेंगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ते भी कथन किसका है? ते भी आपका किसका है? ते भी कथन आपके बाउले का है। यानी ऑप्शन क्या? ए सही होगा। अगला है बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उनके अनुमान लगाए जाते हैं। यह कथन दिया है तो किसने दिया है? ऑप्शन है होरेस क्राइस्ट ने,
ए एन बावले ने, बी एल एस ने, यू एल केंडाल ने। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ए एन बावले। यानी जब भी यानी गणना दे, चाहे गणना औसत का हो, चाहे माध्य का हो, चाहे अनुमान का हो, यानी वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बावले लगाएंगे। यानी गणना किससे करेंगे? औसत कैसे निकालेंगे? तो मुंह से बोल कर निकालेंगे, यानी बोलने से याद रखेंगे क्या? तो बावले। महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विधियां हैं, तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है समंकों का संग्रहण, बी ऑप्शन है वर्गीकरण, सी ऑप्शन है सारणियन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला है प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी है। ऑप्शन ए है विज्ञान है, ऑप्शन बी है कला है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी है यानी इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन क्या? सी सही है। यानी प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी क्या है? तो विज्ञान है और कला है। यानी विज्ञान का मतलब यानी किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को बताना ही विज्ञान होता है। और कला क्या होता है? तो किसी कार्य करने की युक्ति या ढंग क्या होता है? तो कला होता है। और यह दोनों गुण किसमें पाया जाता है? यह दोनों गुण किसमें पाया जाता है? तो आपका यानी प्रकृति के आधार पर यानी सांख्यिकी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, समंक वे तृण है जिनसे प्रत्येक शास्त्री की भांति मुझे भी ईंट बनानी पड़ती है। यह कथन किसका है? तो फिशर का है, मार्शल का है, बावले का है, टीपेट का है। यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो समंक वे तृण है जिनसे प्रत्येक शास्त्री की भांति मुझे भी ईंट बनानी पड़ती है। तो ईंट बनानी पड़ती है तो किसका है? तो मार्शल का है। यानी याद कैसे रखेंगे? यानी ईंट कौन बनाएगा? यानी ईंट कौन बनाएगा? तो मार्शल बनाएगा। यानी जहाँ भी ईंट नाम आएगा यानी ईंट कौन तैयार करेगा? यानी मार्शल तैयार करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद से झूठ 3 प्रकार के होते हैं। यानी झूठ होता है, सफेद झूठ होता है, समंक होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन डिजरायली का, बी ऑप्शन लागार्दिया का, सी ऑप्शन कास्टन का, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है। यानी किसका है? तो डिजरायली का है। यानी याद कैसे रखेंगे? यानी डिजरायली बहुत क्या करता है? तो बहुत बेईमान है। तो बेईमान कौन है? तो डिजरायली है। तो क्या करता है? तो झूठ बोलता है, सफेद झूठ बोलता है, समंक एकत्र करता है। अगला सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बावले का है, बी ऑप्शन बांडेगटन का है, सी ऑप्शन डिजरायली का है, डी ऑप्शन डरेल का है। ऑप्शन क्या? आपका ऑप्शन सी होगा। यानी किसका है? तो डिजरायली का है। अगला है व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग है। तो ऑप्शन ए विवरणात्मक सांख्यिकी, बी ऑप्शन वैज्ञानिक सांख्यिकी, सी ऑप्शन दोनों ए तथा बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही है। यानी ए और बी। यानी व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग क्या है? तो विवरणात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। आपका नेक्स्ट है सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। यह कथन किसका है? यानी टीपेट का है, बावले का है, जेवेंस का है, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। यानी टीपेट। यानी टीपेट से याद करेंगे क्या? यानी जो तेज होगा वही क्या चलाएगा? तो जो तेज होगा जहाज के समान होगा वही जहाज चलाएगा। यानी जहाँ भी जहाज आए वहाँ टीपेट को क्या करेंगे? मोहर लगाएंगे। अगला है न्यायादर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। यानी ऑप्शन प्रतिनिधि का, स्वतंत्रता का, असमानता का, पर्याप्तता का। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है। यानी किसका है? यानी आपका ऑप्शन यानी असमानता वाला सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्श आवश्यक तत्व नहीं है? तो प्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, समानता,
आश्रिता, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही है, यानी आश्रितता यानी प्रतिदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है? तो सैंपल होता है। तो सैंपल क्या करता है? तो सिमिलरिटी भी देता है, तो भी करता है, पर्याप्तता भी होती है, लेकिन आश्रितता नहीं होती है। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है बहुस्तरीय निदर्शन में, बी ऑप्शन है समूह निदर्शन में, सी ऑप्शन है संगणना विधि में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है? सही है। यानी संगणना विधि में क्या किया जाता है? तो यानी समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यानी जहां भी समग्र देगा वहां क्या करेंगे? यानी संगणना विधि से मिलान करेंगे। उसके बाद से आपका है प्रतिदर्श यानी प्रतिनिधि होता है, यानी न्यायदर्श प्रतिनिधि होता है। तो किसका होता है? समग्र का होता है, अनुसंधान का होता है, समंक का होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो समग्र का होता है, क्योंकि जो सैंपल लिए जाते हैं तो किसमें से लिए जाते हैं? यानी समग्र से लिए जाते हैं, यूनिवर्स से लिए जाते हैं। यानी जो न्यायदर्श, जैसे मान लीजिए किसी यानी कक्षा का या क्लास का सूचना लेना हो तो उसका सैंपल लेंगे, तो कहाँ से लेंगे? यानी टीचर से लेंगे, यानी क्लास टीचर से लेंगे या मॉनिटर से लेंगे। या उसी प्रकार जैसे मान लीजिए न्यायदर्श लेना है आपके शरीर का कि आपके शरीर में बुखार है कि टाइफाइड है कि नहीं, तो कहाँ से लेंगे? तो आपके शरीर के यानी ब्लड जांच से यानी सैंपल लेंगे, न्यायदर्श लेंगे। तो न्यायदर्श क्या होता है? तो समग्र का होता है, यानी क्या होता है? तो प्रतिनिधि होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सीमावर्ती चेक पोस्ट यानी प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है, निम्न में से कौन सा विधि प्रयोग की गई है? यानी सरल यादृच्छिक प्रत्यय विधि, बी ऑप्शन है स्तरित प्रतिचयन विधि, सी ऑप्शन है गुच्छ प्रतिचयन विधि, और डी ऑप्शन है पूर्ण गणना विधि। यानी कौन सा विधि सही होगा? बताइए कौन सा विधि सही होगा? आपका ऑप्शन दिया है, नीचे दिया है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी डी पर मुहर लगाएंगे। अगला है निदर्शन की सबसे अच्छी विधि देव निदर्शन है, क्योंकि यानी इसमें ऑप्शन ए यानी यह कम खर्चीली है, बी ऑप्शन इसमें समय कम लगता है, सी ऑप्शन इसमें परिश्रम कम लगता है, डी ऑप्शन इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त रहता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन के लिए निदर्शन विधि उपयुक्त नहीं होगी। इसमें आपका ए ऑप्शन है समग्र का आकार बहुत छोटा हो, बी ऑप्शन है निष्कर्ष में उच्चतम दर की शुद्धता वांछनीय हो, सी ऑप्शन है इकाइयों में पर्याप्त विभिन्नता हो, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी डी ऑप्शन पर क्या करेंगे? मोहर लगाएंगे। अगला है आजकल मिश्रित निदर्शन विधि बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यानी इसमें ऑप्शन में यानी इसमें व्यक्तिगत प्रभाव की संभावना कम हो जाती है, बी ऑप्शन इसमें स्वविचार तथा नव निदर्शन दोनों के गुण आ जाते हैं, सी ऑप्शन इसमें समग्र के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यानी इसमें विचार तथा नव निदर्शन दोनों का गुण आ जाते हैं। अगला है देव निदर्शन को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यानी इसमें आपका ऑप्शन ए है संभावित निदर्शन, यानी बी ऑप्शन है समविचार निदर्शन, सी ऑप्शन है समूह निदर्शन, डी ऑप्शन है संगणना विधि। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो संभावित निदर्शन। यानी संभावना यानी किसका करेंगे? तो भगवान का संभावना करेंगे, यानी देव निदर्शन का संभावना करेंगे। यानी भगवान हमारी मनोकामना को क्या करेंगे? तो पूरा करेंगे। यानी देव से यानी क्या करेंगे? तो संभावना करेंगे। यानी देव निदर्शन को क्या कहते हैं? तो संभावना निदर्शन बोलते हैं। अगला है निम्न कथन किसका है? यानी स्तरित देव निदर्शन सविचार प्रतिचयन की अभिनति तथा देव निदर्शन की अनिश्चितता के माध्यम संतुलन स्थापित करता है। यानी आपका ऑप्शन है यानी ग्राहमैन, बी ऑप्शन है यूल एंड केंडाल, सी ऑप्शन है स्नेटकोर, डी ऑप्शन है बाउले। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, यानी ग्रोहमैन।
अगला है यानी विविध गुणों वाले समग्र में प्रतिदर्श छांटने के लिए निदर्शन की कौन सी रीति उचित है? आपका ऑप्शन ए है यानी देव प्रतिचयन, बी ऑप्शन है स्तरित प्रतिचयन, सी ऑप्शन है व्यवस्थित प्रतिचयन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है? सही है। यानी इसमें आपका स्तरित प्रतिचयन क्या होगा? आंसर सही होगा। अगला है निदर्शन द्वारा समंकों का संकलन एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि ये ऑप्शन यह सांख्यिकीय नियमितताओं के नियम पर आधारित होता है, इसमें कम समय लगता है, धन के अपव्यय को रोकता है। सी ऑप्शन है इसके द्वारा प्राथमिक समंक एकत्रित किए जाते हैं। डी ऑप्शन है अधिक मदों की जानकारी नहीं एकत्र की जाती है। यानी आपका ऑप्शन यानी क्या सही है? तो आपका ऑप्शन निदर्शन द्वारा यानी समंकों का संकलन एक वैज्ञानिक पद्धति है, यानी जहां विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा वहां नियमितता और नियम पर क्या होता है? तो आधारित होता है। यानी आपका ऑप्शन यानी क्या? तो 12 का आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक रीति है। तो आधुनिक रीति है तो संगणना नीति है, प्रतिदर्श नीति है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। यानी अनुसंधान की नीति है। तो अनुसंधान किसकी रीति है? तो संगणना और प्रतिदर्श यानी दोनों की क्या है? रीति है। अगला है एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। तो मौलिक रूप से संकलित समंक क्या होते हैं? तो दिया है ऑप्शन ए ऑप्शन प्राथमिक समंक, बी ऑप्शन द्वितीयक समंक, सी ऑप्शन मौलिक समंक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी आपका क्या है? यानी आपका डी ए ऑप्शन सही है, यानी प्राथमिक समंक। तो देखिए इसमें प्राथमिक समंक होता क्या है? तो प्राथमिक समंक से आज से ऐसे समंक से है यानी जो क्या होते हैं? यानी जो मौलिक होते हैं, यानी जिनको यानी प्रयोग करने वाला क्या करता है? यानी पहली बार प्रयोग में लाता है। यानी प्राथमिक समंक से आज से ऐसे समंक से हैं जो मौलिक होते हैं, इनको पहले क्या किया जाता है? यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है प्राथमिक समंक, बी ऑप्शन है द्वितीयक समंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीयक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी क्या होते हैं? तो द्वितीयक समंक होते हैं। द्वितीयक समंक में क्या होता है? तो द्वितीयक समंक को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रकाशित समंक और एक अप्रकाशित समंक। यानी प्रकाशित समंक में क्या होता है? तो प्रकाशित समंक से आज से ऐसे समंक से है जिसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है? सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। यानी प्रकाशन में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए समाचार पत्र का प्रकाशन, जैसे न्यूज पत्र का, जैसे मान लीजिए आपका जो पत्रिका निकलती है उसका प्रकाशन, और किसका प्रकाशन हो सकता है? और बताइए, जवाब दीजिए। यानी किसका प्रकाशन हो सकता है? यानी आपका यानी जैसे मान लीजिए आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इन सब का प्रकाशन किया जा सकता है। जब अध्ययन किया जाने वाला समग्र अनंत होता है तब हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए? तो प्रतिदर्श का, संगणना का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन क्या है? तो सही है। ए ऑप्शन क्या है? तो सही है। यानी सैंपल निकालेंगे यानी ज़्यादा आपका यानी अनंत यानी समग्र यानी क्या दिया हो? डाटा दिया हो। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो अभी बताए हैं यानी जो अनुसंधानकर्ता यानी पहली बार क्या करता है? आंकड़ों को स्वयं संकलित करता है तो क्या कहलाता है वो? ए ऑप्शन है प्राथमिक समंक, बी ऑप्शन है द्वितीयक समंक, सी ऑप्शन है ए तथा बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ए ऑप्शन क्या है? यानी बिल्कुल सही है। यानी अगला है आंकड़ों के स्रोत हैं। तो केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका सी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि आंकड़ों को यानी दो स्रोतों से यानी इकट्ठा किया जा सकता है, एक प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। यानी प्राइमरी डाटा से आज से ऐसे डाटा से है जो क्या होते हैं? यानी जो प्रथम बार क्या होते हैं? यानी प्रयोग किए जाते हैं। और सेकेंडरी डाटा से आज से ऐसे डाटा से है यानी जो दूसरी बार क्या होते हैं? यानी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रयोग करता है यानी क्या करता है? उनका दूसरी बार यूज करता है। यानी इस प्रकार स्रोत क्या यानी दो स्रोत हो सकते हैं आंकड़े के, एक प्राथमिक भी हो सकता है और एक द्वितीयक भी हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है
प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियां हैं। तो देखिए प्राथमिक समंकों की संकलन की रीतियां, तो प्राथमिक समंकों की संकलन की रीतियां हैं, ये केवल प्राथमिक समंकों की यानी संकलन की रीतियां हैं। तो देखिए इसमें प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियां को यानी कितनी रीतियां होती हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 5 रीतियां होती हैं। तो पहला रीति क्या होती है, तो पहला आपका होता है यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्या होता है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बी ऑप्शन होता है यानी अप्रत्यक्ष यानी व्यक्तिगत या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी ओरल इन्वेस्टिगेशन यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगला होता है, तीसरा होता है स्थानीय श्रोताओं द्वारा या संवाददाताओं द्वारा। अगला होता है यानी सूचना देने वालों अर्थात प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। और पांचवा है यानी प्रगणकों द्वारा यानी प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर क्या करना, तो समंक को इकट्ठा करना। यानी ये 5 आपका क्या होता है, यानी समंकों को यानी प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां होता है। इसमें लिए आपका ऑप्शन यानी ए दिया है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, बी दिया है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, सी दिया है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा प्राप्त जानकारी, डी दिया है ये सभी। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही है। अगला है द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं। तो ऑप्शन है सरकारी प्रकाशन, बी ऑप्शन है गैर सरकारी प्रकाशन, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और डी ऑप्शन है ये सभी। यानी आपके ऑप्शन डी क्या होंगे, यानी सही होंगे। अभी बताए हैं द्वितीयक समंक यानी स्रोत कितने होते हैं, द्वितीय समंक यानी 2 स्रोत होते हैं यानी ए और बी। यानी ए पहला यानी प्रकाशित समंक यानी क्या होता है, तो प्रकाशित समंक यानी इसको बोलते हैं क्या, तो पब्लिश्ड सोर्स। और बी होता है अप्रकाशित समंक यानी इसको बोलते हैं तो अनपब्लिक सोर्सेज बोलते हैं। तो प्रकाशित स्रोत क्या हो सकते हैं, तो प्रकाशित स्रोत में आपका सरकारी प्रकाशन हो सकता है, आपका अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो सकता है। तो जैसे सरकारी प्रकाशन में भारतीय रिजर्व बैंक का जैसे मान लीजिए बुलेटिन हो गया, एसबीआई का हो गया, आपका स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया का हो गया, जनगणना रिपोर्ट का हो गया, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण हो गया, मुद्रा का वित्त रिपोर्ट हो गया। और सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन में क्या होता है, तो असरकारी संस्थाओं के प्रकाशन में आपका हो सकता है तो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गया आदि के आंकड़े यानी क्या, तो प्रकाशित करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जन्म मरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया इत्यादि से क्या होता है, तो संबंधित होता है। अगला तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में जैसे मान लीजिए आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, यानी समय समय पर क्या करता है, तो आंकड़ों को यानी संकलन करता है और प्रकाशन करता है। तो ये आपका यानी द्वितीयक समंक यानी क्या, तो प्रकाशित स्रोत हैं। उसके बाद से अगला है बी यानी अप्रकाशित स्रोत। तो अप्रकाशित स्रोत में क्या होता है, तो अप्रकाशित स्रोत से आशय ऐसे स्रोत से है जिसमें अनेक शोध संस्थानों जैसे अर्ध सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एक बहुत से आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं। यदि ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो इन्हें द्वितीयक आंकड़ों के रूप में क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत कितने हैं, तो आपका द्वितीय प्रकार के यानी द्वितीय आंकड़े के स्रोत क्या हैं, तो प्राथमिक आंकड़े के स्रोत यानी 5 होते हैं और द्वितीयक आंकड़े के यानी आपका प्रकाशित और अप्रकाशित होता है। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा। अगला है द्वितीयक आंकड़ों का किया जाता है, तो संकलन किया जाता है, बी उपयोग किया जाता है, सी संकलन तथा उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताए हैं यानी जो सेकेंडरी डाटा होता है, तो सेकेंडरी डाटा का क्या किया जाता है, यानी वो प्रथम बार एकत्रित नहीं होते हैं, यानी पहले से रहते हैं, इसलिए उनके क्या किया जाता है, तो केवल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी विभ्रम धनात्मक होता है, यानी जब यानी जहाँ पर ए बराबर वास्तविक मूल्य तथा ई बराबर अनुमानित मूल्य, यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही है।
यानी ए आपका क्या बड़ा होता है, यानी ए से, यानी वास्तविक मूल्य बड़ा होता है अनुमानित मूल्य से, वहाँ पर विभ्रम क्या होता है, तो धनात्मक होता है। नहीं, जब बड़ा होगा तो धनात्मक होगा, और जब छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा। सापेक्ष विभ्रम की माप का सूत्र होता है, तो सापेक्ष विभ्रम की माप का सूत्र के लिए ए ऑप्शन है ए माइनस ए अपान ई, बी ऑप्शन है ए माइनस ई अपान ई, सी ऑप्शन है ए माइनस ई अपान ए, डी ऑप्शन है ई माइनस ए अपान ए। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आंसर बताइए। इसमें आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी ए माइनस ई अपान ए। अगला है किसी पद में वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अंतर कहलाता है, तो ऑप्शन ए है गलती या त्रुटि, बी ऑप्शन है सांख्यिकीय विभ्रम, सी ऑप्शन है उपसाधन या सन्निकटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका बी ऑप्शन क्या है, यानी सही है। जहाँ भी वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अंतर आएगा वहाँ स्टैटिस्टिकल एरर होगा, यानी सांख्यिकीय विभ्रम। अगला है बड़ी बड़ी जटिलताओं संख्याओं के स्थान पर निकटवर्ती पूर्णांक संख्याएं लिखकर उन्हें संक्षिप्त एवं सरल बनाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो उपसात कहलाता है, सांख्यिकीय विभ्रम कहलाता है, त्रुटि कहलाता है, पक्षपातपूर्ण विभ्रम। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अंतर से ज्ञात होता है, तो क्या ज्ञात होता है, तो निरपेक्ष विभ्रम, सापेक्ष विभ्रम, निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन सी है सही है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष विभ्रम, यानी जिससे वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अंतर से यानी ज्ञात किया जाता है। अगला है आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व हैं, तो आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, यानी आपका ऑप्शन दिया है असंदिग्धता, बी ऑप्शन स्थिरता, सी ऑप्शन लचीलापन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यानी आपका डी ऑप्शन क्या है, तो आपका डी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन क्या सही है, यानी डी पर मुहर लगाएंगे। अगला है वर्गीकरण का उद्देश्य है, तो देखिए इसमें वर्गीकरण से आशय क्या होता है, तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, यानी संख्याओं को समंकों को यानी क्या करते हैं, यानी कई भागों में बांटने की क्रिया है क्या कहलाती है, तो वर्गीकरण कहलाती है। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो आंकड़ों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना, आंकड़ों को तुलनात्मक सहायता प्रदान करना, आंकड़ों को सरल बनाना, उपयुक्त सभी। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही है। अगला है आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण कहलाता है, तो आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, तो साड़ियन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण तथा साड़ियन कहलाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी जब भी यानी क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होगा तो वो साड़ियन कहलाएगा। अगला है एक साड़ी में पंक्ति शीर्षक कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही, यानी स्टॉप दिया है, फुटनोट दिया है, शीर्ष संकेत दिया है, बॉडी दिया है, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है संबंधों तथ्यों का वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है, तो ए ऑप्शन है चित्र कहलाता है, बी ऑप्शन है रेखा चित्र कहलाता है, सी ऑप्शन है वर्गीकरण कहलाता है, डी ऑप्शन है साड़ियन कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, तो आपका यानी सी ऑप्शन सही है, यानी संबंध तथ्यों का वर्गों में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है, तो तथ्यों का जब भी वर्ग का नाम आए तो वर्गीकरण कहलाता है। अगला कैप्शन का अर्थ है, तो ए ऑप्शन है साड़ी का शीर्षक, बी ऑप्शन है खाने का शीर्षक, सी ऑप्शन है पंक्ति का शीर्षक, डी ऑप्शन है स्रोत का शीर्षक। तो कैप्शन का अर्थ है, तो कैप्शन का अर्थ है किससे है, तो खाने का यानी कॉलम का शीर्षक से है, यानी कैप्शन का मतलब क्या, तो कॉलम से लगाएंगे। अगला है एक अपवर्जित श्रेणी में, यानी ए ऑप्शन है वर्गों की दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है, सी ऑप्शन है दोनों सीमाओं को निकाल दिया जाता है, डी ऑप्शन है निचली सीमा को निकाल दिया जाता है, और आपका निचली सीमा को निकाल दिया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है
जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है तो ऐसे वर्ग को कहते हैं। तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्ग को कहते हैं, तो ऐसे वर्ग को आपका अपवर्जित श्रेणी होता है, समवेशी होता है, मध्यमूल होता है, संचयी होता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? जब दोनों सीमाओं पर विचार करेंगे तो आपका समवेशी श्रेणी होता है। तो देखिए इसमें समवेशी श्रेणी क्या होता है? तो देखिए कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में यानी जिसको बोलते हैं वर्गीकृत श्रेणी, यानी कंटिन्यूअस सीरीज इन दो भागों में बटा है, एक समावेशी में और एक अपवर्जी में। तो समावेशी क्या होता है? तो समावेशी में जैसे मान लीजिए आपका 0 से 9, फिर से आपका 10 से, जैसे मान लीजिए 19, फिर से 20 से आपका 29, ये आपका होता है किसमें? समावेशी में। अपवर्जी में क्या होता है? 0 से 10, 10 से 20, फिर से 20 से 30। यानी देखिए इसमें समावेशी में क्या होता है? तो देखिए इधर का जो L1 है और ये L2 है, अपवर्जी में इधर का L1 है, ये L2 है। यानी L1 को लोअर लिमिट और L2 को अपर लिमिट बोलते हैं। तो समावेशी में क्या होता है? पहले क्लास का L1 और दूसरे क्लास का L2 में क्या होता है? तो जब डिफरेंस हो तो कौन सा सीरीज है? तो समावेशी श्रेणी है। और जब डिफरेंस नहीं हो यानी कौन सा सीरीज है? तो अपवर्जी श्रेणी है। यानी जब पहले क्लास का L1 दूसरे का L2, दूसरे का L1 तीसरे का L2, तो कौन सा सीरीज है? तो अपवर्जी श्रेणी है। तो किस पर ध्यान देंगे? तो आपका जब निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है तो किसमें किया जाएगा? तो समावेशी में किया जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही है। किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वर्ग आवृत्ति कहते हैं। आपका वर्ग विस्तार होता है, वर्ग सीमाएं होती हैं, मध्य बिंदु होता है। यानी आपका क्या होता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। यानी किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो अंतर को क्या कहते हैं? यानी वर्ग आवृत्ति, वर्ग विस्तार, वर्ग सीमाएं, मध्य बिंदु। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी इसमें आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन यानी ए सही है, यानी वर्ग आवृत्ति होता है। देखिए एक मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू बराबर होता है आपका L1 प्लस L2, यानी L1 प्लस L2, यानी L1 यानी निचली सीमा और ऊपरी सीमा को इन जोड़कर और उसका आधा करते हैं तो क्या निकलता है? तो मिड वैल्यू निकलता है। फिर से कुमुलेटिव है, तो कुमुलेटिव का मतलब होता है यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? तो एफ से हम जब माध्यिका निकालते हैं या क्वार्टाइल या परसेंटाइल या डिसाइल निकालते हैं वहाँ पर CF निकालते हैं, तो वहीं पर यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जब फ्रीक्वेंसी से यानी आपका से कम पर आपका आवृत्ति होता है वही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगला है समान संकेतन में शॉर्टेज सूत्र है। तो समान संकेतन में शॉर्टेज सूत्र है आपका दिया है n = 1 + 3.322 log n, n = 1 - 3.22 log n, n = 1/3.322 log n, इनमें से कोई नहीं। यानी नहीं इसमें दिया है सामान्य संकेतन के शॉर्टेज का सूत्र है। तो शॉर्टेज का सूत्र का मतलब क्या? n = 1 - 3.322 log n होता है। 50 से 60 का मध्य मूल्य है। तो 50 से 60 का मध्य मूल्य क्या होता है? तो 50 से 60 का मध्य मूल्य यानी आप निकालेंगे, यानी 50 और 60 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, यानी 50 और 60 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, यानी 110 का आधा क्या होगा? तो 55 होगा। आपका बी ऑप्शन सही है। यदि किसी बारंबारता में वर्ग अंतराल दिया है और उसमें माध्य का मूल्य दिया है तो वर्ग अंतराल होगा। तो इसके लिए देखिए आपको यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हम इस डिटेल में बताएंगे इसका मतलब होगा क्या, क्योंकि इसमें बताएंगे तो वीडियो आपका लंबी होगी। सीधे डायरेक्ट चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा चित्रमय प्रदर्शन को व्यक्त करता है? तो चित्रमय प्रदर्शन को व्यक्त कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है वृत्त है, आयत है, दंड चित्र है, ये सभी। तो दोनों यानी तीनों क्या है? चित्र है। यानी जैसे मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त को बनाएंगे तो वृत्त को यानी गोला में करके बनाते हैं, आयत को यानी ऐसे बनाते हैं, फिर से दंड चित्र को बनाते हैं तो दंड चित्र आपका ऐसा होता है। यानी ये सभी यानी चित्र में यानी क्या किया जाता है? तो प्रदर्शित किया जाता है। अगला है चित्रमय प्रदर्शन का लाभ है। तो चित्र का सरल एवं सुबोध प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन है तुलना में सहायक, सी ऑप्शन है समय तथा श्रम की बचत, डी ऑप्शन है सभी। यानी इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, यानी सभी।
अगला है एक विमा चित्र का प्रकार है, तो रेखा चित्र है, दंड चित्र है, दोनों है, वर्ग चित्र है। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी दोनों सही है, यानी एक बीमा का मतलब रेखा चित्र और दंड चित्र दोनों होगा। अगला है द्विबीमा वाला रेखा चित्र है, तो वर्ग चित्र है, वृत्त चित्र है, आयत चित्र है, ये सभी, यानी इसमें भी क्या होगा, यानी आपका ऑप्शन ये सभी होगा। अगला है यदि श्रेणी के पद मूल्यों में पर्याप्त अंतर है तो निम्न में से कौन सा चित्र अधिक उपयुक्त समझा जाएगा। यानी जब अंतर होगा तो कौन सा चित्र उपयुक्त समझा जाएगा, तो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एक बीमा चित्र, बी ऑप्शन है द्विबीमा चित्र, सी ऑप्शन है त्रिबीमा चित्र, डी ऑप्शन है ये सभी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी सी सही है, यानी त्रिबीमा चित्र। यानी जब भी अंतर होगा तो त्रिबीमा, यानी त्रिबीमा से याद रखेंगे क्या, तो अंतर। अगला है द्विबीमा चित्र भी कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो क्षेत्रफल चित्र, आवृत्ति आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज चित्र, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी क्षेत्रफल चित्र सही है। यानी द्विबीमा का मतलब दो बार यानी गुणा कर देंगे, ए गुणे बी, जैसे किसी बीमा में दो बार गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। अगला है एक त्रिबीमा चित्र बनाने समय यानी क्या ध्यान दिया जाता है, तो केवल ऊंचाई पर ध्यान दिया जाता है, बी ऑप्शन है चौड़ाई पर ध्यान दिया जाता है, सी ऑप्शन है ऊंचाई चौड़ाई मोटाई पर ध्यान दिया जाता है, डी ऑप्शन है ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों पर ध्यान दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, यानी ऊंचाई चौड़ाई और मोटाई यानी सभी पर क्या किया जाता है, तो ध्यान दिया जाता है। अगला है यानी प्रक्षेपणों में 9, 8, 27, 36, 45 का समांतर माध्य है। तो देखिए आपका यानी कौन सा सीरीज है, तो सबसे पहले आपका यानी कौन सा सीरीज है, तो आपका ये देखिए इसमें सबसे पहले जोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22, 5, 27 का यानी 7 और 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11 और 11, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 से भाग देंगे, यानी आपका हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी आपका यानी कितना आएगा, तो प्रक्षेपणों 9, 8, 27, 36 का समांतर माध्य है। तो देखिए इसमें 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19 और 9। देखिए इसमें सबसे पहले जोड़िए, तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 26 और 9, 35, 35 का क्या हुआ, तो 35 का 5, फिर से आपका हाथ में आया 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12 यानी 125। कितना संख्या है, यानी कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 संख्या है, तो 5 दूना 10, 5 25, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही है। यानी सबको क्या करेंगे, यानी जोड़ देंगे, यानी कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का यानी योग, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या, तो संख्या। अगला है एक आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य 5 है, यदि प्रत्येक आवृत्ति को 5 गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, समय न लेते हुए हम वीडियो को फास्ट करते हुए यानी आपको बताएंगे, यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सबसे पहले इसमें आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया है, तो न्यूमेरिकल में आपको कम समय देना है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो एक आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य 5 है, प्रत्येक आवृत्ति को 5 गुना कर दिया जाए तो 5 हम 25 पे यानी क्या करेंगे, यानी मोहर लगाएंगे, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। यदि 3, 4, x, 8 समांतर माध्य 6 है तो x का मान, तो यानी अभी बताए हैं कुल पदों का योग बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 3, 4, 7, 7, 8, 15, तो 15 प्लस x यानी 15 प्लस x अपान यानी कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 है, 4 और समांतर माध्य कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो 6 चौको यानी 24, यानी क्या हुआ, तो 15 प्लस x यानी आपका यानी x इधर रहेगा और 24 इधर रहेगा, पंचांतर करेंगे 15 को तो घट जाएगा, तो x बराबर क्या, तो 24 में से 15 घटाएंगे यानी कितना, तो 15, 9, 24 यानी 9 आपका आंसर आएगा। यानी जहाँ भी 9 दिया रहेगा उस पर क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, यानी आपका डी ऑप्शन क्या है, तो सही है। अगला है किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलन का योग होता है, तो क्या होता है, तो उसका योग क्या होता है, तो विचलन का योग 0 होता है, तो ऑप्शन 0 पर ट्रिक लगाएंगे। अगला है 10 छात्रों का
अंकों का समांतर माध्य 15 था, बाद में चला कि एक छात्र यानी 13 के स्थान पर 3 पढ़ लिए गए थे, सही समांतर माध्य निकालिए। यानी इसको डिटेल में हम क्या करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बताएंगे, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको जो भी है डिटेल बताएंगे। अगला आपका जैसे मान लीजिए दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए सीधे डायरेक्ट 8वां पाइए दिया है, यानी कौन सा माध्य चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है, तो बहुलक होता है, माध्यिका होता है, समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है, यानी सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है, सबसे अधिक यानी समांतर माध्य प्रभावित होता है। अगला है निम्न में से कौन सा सबसे अनिश्चित माध्य है, तो सबसे अनिश्चित माध्य कौन सा माध्य है, तो बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है। तो कौन सा माध्य है, तो आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी बहुलक क्या होता है, तो बहुलक अनिश्चित होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला है तैयार कपड़ों के मध्य आकार हेतु कौन सा माध्य अधिक उपयुक्त होगा, इसमें भी क्या बहुलक होगा, बहुलक होता है, तो बहुलक होता है तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलन का योग कहलाता है, योग होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है, यानी सी ऑप्शन सही लगाएंगे। अगला है समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, तो अपवर्जी होने चाहिए, असमान होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी क्या प्रकार के होने चाहिए, तो तीनों हो सकता है, यानी ये सभी। अगला है बहुलक की गणना है तो वर्गांतर सदैव होने चाहिए, तो समान होने चाहिए, असमान होने चाहिए, अपवर्जी होने चाहिए, ये सभी। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी समान होने चाहिए। यानी अगला है औसत प्रतिशत वृद्धि प्रकलित की जाती है, यानी किसकी सहायता से की जाती है, तो ऑप्शन है समांतर माध्य, बी ऑप्शन है बहुलक, सी ऑप्शन है माध्यिका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं ऑप्शन सही है। अगला है 3, 4, 6, 8 की माध्यिका होगी। देखिए इसमें सबसे पहले हम बताए थे यानी आंकड़ों को काउंटिंग करते हैं, उसके बाद से माध्यिका निकालते हैं। तो 3, 4, 6 यानी आंकड़े आरोही क्रम में दिए हैं, तो देखिए आरोही क्रम में दिए हैं, तो सबसे मान लीजिए 3, 4, 6। तो इसमें देखिए सबसे पहले सम और विषम का सूत्र बताए थे, यानी सम के लिए आपका सूत्र होता है n/2, क्योंकि आंकड़े क्या हैं, तो सम है 1, 2, 3, 4 आंकड़े हैं, तो n/2 आइटम, फिर से प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1th आइटम भागे 2, तो n का मान 4, तो 4/2 आइटम प्लस फिर से आपका n/2 यानी 4/2 प्लस 1 फिर से अपान 2 यानी 2 दूना 4, फिर से 2 दूना 4 यानी आपका 2 प्लस यानी 2 1 3 यानी दूसरा आइटम प्लस तीसरा आइटम भागे 2। तो दूसरा आइटम क्या है, तो दूसरा आइटम देखिए आपका दूसरा आइटम क्या दिया है, तो दूसरा आइटम आपका क्या दिया है, दूसरा और तीसरा को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी दूसरा यानी 4 दिया है, दूसरा आइटम क्या दिया है, तो 4 दिया है, तीसरा आपका 6 दिया है, उसका आधा, तो 6 4 यानी 10, तो 10 का आधा कितना, तो 10 का आधा यानी कितना होगा, तो 5 होगा, यानी आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या है, तो सही है। अगला है बहुलक होता है, तो आपका अभी बताए हैं यानी जो प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, यानी प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, यानी आपका ऑप्शन यानी 17 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो 17 का ए ऑप्शन सही है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। अगला है संख्यी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है, तो सबसे चरम मानों से प्रभावित कौन होता है, तो समांतर माध्य होता है। अब कौन नहीं होता है, तो आपका यानी बी ऑप्शन यानी माध्यिका नहीं होता है, यानी मीडियन नहीं होता है और समांतर माध्य होता है। बहुलक माध्य और माध्यिका में कौन सा संबंध सही है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, तो माध्य होता है, सबसे बड़ा माध्य होता है, उससे छोटा माध्यिका होता है और उससे छोटा यानी आपका क्या होता है, यानी जेड होता है, यही आपका क्या होता है, संबंध होता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन सही है, माध्यिका और बहुलक। अगला है अल्प असममित आवृत्ति वितरणों की स्थिति में सत्य कथन है, तो 3, तो माध्यिका बराबर यानी जेड बराबर 3m - 2x बार, यानी सी ऑप्शन क्या है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है
निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय माध्य है? तो देखिए इसमें माध्य में यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आप पढ़े थे, यानी क्या पढ़े थे? तो माध्य होते हैं, तो सांख्यिकी माध्य होते हैं। तो सांख्यिकी माध्य के प्रकार में यानी आपने पढ़ा था तो कितने प्रकार होते हैं? तो आपने पढ़ा था कितने प्रकार होते हैं, बताइए, जवाब दीजिए। यानी कितने प्रकार होते हैं? यानी सांख्यिकी माध्य में यानी आपके सांख्यिकी माध्य के प्रकार हैं, जिसमें आपके यानी 2 प्रकार हैं। यानी पहला है आपका यानी गणित संबंधी माध्य। क्या है? तो गणित संबंधी माध्य। तो गणित संबंधी माध्य में क्या क्या पढ़े थे? तो गणित संबंधी माध्य में आपका यानी पहला था यानी समांतर माध्य यानी x बार, दूसरा था यानी गुणोत्तर माध्य यानी gm, और तीसरा था हरात्मक माध्य यानी hm, और चौथा था द्विघातीय माध्य या स्क्वायर रूट माध्य। ये आपका क्या? तो ये आपका गणितीय संबंधी माध्य थे। उसके बाद से दूसरा था बी ऑप्शन, तो बी था आपका क्या? तो बी था स्थिति माध्य। तो स्थिति माध्य में तो स्थिति माध्य में आप लोग पढ़े थे यानी पहला यानी क्या? तो मीडियन यानी मध्यिका, दूसरा आपका यानी विभाजन मूल्य यानी पार्टीशन वैल्यू, और तीसरा आपका यानी बहुलक यानी मोड यानी जिसको क्या यानी जेड बोलते हैं। तो यह कौन सा माध्य है? तो स्थिति संबंधी माध्य है। उसके बाद से आपका सी होता है। तो सी क्या होता है? तो सी आपका होता है एक यानी व्यापारिक माध्य। तो व्यापारिक माध्य क्या है? तो व्यापारिक माध्य में यानी पहला है आपका यानी चल माध्य। क्या होता है? तो चल माध्य होता है। दूसरा है परगामी माध्य होता है, और तीसरा है संग्रथित माध्य होता है। यानी ये आपका माध्य है किसके आधार पर? यानी व्यापारिक माध्य के। तो देखिए सबसे पहले समांतर माध्य क्या है? तो समांतर माध्य से आशय ऐसे माध्य से है जिसमें कुल पदों के योग में कुल पदों की संख्या से भाग देने से यानी जो माध्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। बहुलक क्या होता है? जिसमें सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होती है जिस यानी आइटम की वो बहुलक कहलाती है। उसके बाद से यानी मध्यिका क्या होता है? तो मध्यिका में आंकड़ों को आरोही क्रम से आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो बीच का पदमूल होता है वही यानी मध्यिका कहलाता है। देखिए सुपरफास्ट वीडियो में बिना रुके हुए हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगला है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय माध्य है? तो अभी आपको हम ऑप्शन दिए थे यानी पूरा आपको डिटेल बताए हैं, तो कौन सा है? तो आपका यानी आंसर कौन सा सही होगा? यानी 21 का आंसर देखिए कौन सा सही होगा? तो 21 का आपका आंसर यानी डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है? तो अभी बताए हैं स्थिति संबंधी माध्य है, तो कौन सा माध्य है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मध्यिका। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो मध्यिका सही है, क्योंकि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और स्क्वायर रूट ये आपका यानी स्थिति संबंधी माध्य नहीं होता है। यानी स्थिति संबंधी माध्य में आपका क्या आता है? तो आपका बहुलक आता है, मध्यिका आता है और पार्टीशन वैल्यू आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से अगला है बहुलक होगा 7, 12। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है? ये सबसे जो अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तो सबसे अधिक बार आपका कौन सा आया है? तो सबसे अधिक बार आपका कौन सा आया है? तो सबसे अधिक बार आपका आया है 9 आया है। यानी आपका 9 कितने बार आया है? तो देखिए यहाँ पर 9, 1, 2, 3 यानी 3 बार आया है। यानी आपका जेड क्या होगा? तो जेड आपका 9 होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। अगला है, एक अल्प असममितीय आवृत्ति वितरण में यदि समांतर माध्य 24 तथा बहुलक 21 है तो माध्यिका का मान होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले यानी बहुलक बराबर सूत्र होता है 3m - 2x बार। तो इसमें देखिए आपका दिया है, जैसे मान लीजिए समांतर माध्य 24 है, यानी समांतर माध्य क्या है? 24 है। 24 यानी 2 × 24 मान लीजिए, और माइनस यानी आपका बहुलक कितना है? तो बहुलक 21 दिया है, और माध्यिका का मान तो 3m। तो इसमें आप मान भर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? तो आप लोग निकालिएगा, आंसर आपका आ जाएगा यानी 23। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही है। अगला है, सतत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो अभी बताएं मध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए सतत श्रेणी में यानी आपका n/2वां पद, यानी देखिए आपका जो एक इंडिविजुअल सीरीज है और एक आपका डिस्क्रीट है, तो इन दोनों में यानी सूत्र होता है प्रयोग तो n + 1/2वां पद। लेकिन वहीं पर यदि कंटिन्यूअस सीरीज है तो वहाँ पर यानी मीडियन नंबर यानी स्मॉल m के लिए सूत्र होता है क्या? n/2वां पद। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी सही है। अगला है, नेक्स्ट है
किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिया है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, डी ऑप्शन बहुलक। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या बहुलक सही है, क्योंकि इसमें यानी श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला है किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के पद सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यानी बहुलक होगा। अगला है खुले सिरे वाले वर्गांतर की दशा में सर्वयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। तो इसमें खुले सिरे वाले जब भी आए तो नाम यानी जब भी खुले सिरे वाले आए तो मध्यिका को मीडियन को यानी मुहर लगाएंगे। अगला है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य है। देखिए गुणोत्तर माध्य के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी संख्या दिया उसमें गुणा कर देंगे। तो 4 और 16 है तो 4 गुणे 16 यानी 16 चौक को कितना 64 और 64 को रूट निकालेंगे क्या 8 यानी 8 आपका आंसर होगा यानी बी ऑप्शन सही है। अगला है 2x और 18 का गुणोत्तर मान 6 है तो x का मान बताइए। तो इसमें आप क्या करेंगे सूत्र में मान भर कर निकालेंगे यानी आपका 29 का यानी आपका ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल आंसर आएगा, निकालिएगा। अगला है एक छात्र औसत चाल दिया है, इसको भी निकालिएगा, समय इसमें लगेगा। उसके बाद से दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी ए है, गुणोत्तर माध्य जी है, तो हरात्मक माध्य के बीच होगा। तो कौन सा संबंध होगा यानी इसमें आपका ऑप्शन इन 32 का सी ऑप्शन क्या है सही है यानी ए एच इक्वल टू क्या तो जी स्क्वायर यानी ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर यानी आंसर आपका होगा। अगला है संख्याओं के 2 0 3 6 का गुणोत्तर माध्य है तो कितना है, तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 33 का ऑप्शन यानी 0 होगा, यानी 2 है 0 है 3 है 6 है, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन यानी 33 का ऑप्शन कौन सही होगा, तो 0 होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस माध्य की गणना में समूहन विधि का प्रयोग होता है। देखिए समूहन विधि के लिए हम बताए थे यानी बहुलक निकालने के लिए 2 विधियाँ होता है, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक यानी समीकरण विधि। तो समीकरण विधि में जब 2 फ्रीक्वेंसी समान हो जाती है, जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 ये आपका आइटम दिया हो और आइटम में जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 2 2 3 यानी जैसे मान लीजिए बड़ी फ्रीक्वेंसी 4 4 यानी 2 यानी सेम फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो वहाँ समीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। समीकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बहुलक में किया जाता है, यानी बहुलक वाला ऑप्शन सही है। अगला है घनत्व परीक्षण में टेस्ट प्रयोग होता है यानी किसमें, बहुलक में। एक पेड़ पर लगे संतरे का औसत निकालने के लिए यानी किसका प्रयोग होता है, तो बहुलक का। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व आदर्श माप है, तो क्या है, तो समांतर माध्य है। अगला है गुणोत्तर मापों के लिए सर्वोत्तम माध्य है, तो ये भी आपका क्या है, समांतर माध्य है। यानी 2 अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य होगा, तो सबसे पहले 18 8 44 44 का यानी वर्गमूल यानी 12 होगा, आंसर 12 है। किसी श्रेणी में यानी x बराबर यानी गुणोत्तर माध्य बराबर हरात्मक माध्य तभी संभव है बशर्ते उस श्रेणी के सभी मूल्य क्या हों, तो उस श्रेणी के सभी मूल्य क्या हों, तो ऑप्शन है बढ़ते हुए हों, घटते हुए हों, समान हो, सभी पद शून्य हों यानी समान हों। अगला है किसी श्रेणी के समांतर माध्य से n पदों के विचलन का बीजगणितीय योग होता है, तो क्या होता है, यानी 0 होता है, 0 वाला ऑप्शन मोहर लगाएंगे। अगला है 15 9 23 25 का मध्यिका होगा, इसका मध्यिका होगा तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद से उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी n+1/2 का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी n+2 यानी संख्या कितना है, तो संख्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 2 9 9 भागे 2 यानी 7 2 9 9 भागे 2 यानी 2 चौक 8 2 5 10 यानी जो भी आएगा यानी जो भी सीरियल से आएगा 4वां और 5वां पद को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो आपका माध्यिका निकल जाएगा, यानी इसमें आपका 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। अगला है श्रेणी 3 9 27 का गुणोत्तर माध्य है, श्रेणी 3 9 27 का गुणोत्तर माध्य क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी 9 सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, तो 9 सही होगा। अगला है यदि एक श्रेणी का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 13 और 10 है तो उसकी माध्यिका होगी, तो इसको भी यानी 3m यानी एक सूत्र है z = 3m - 2x बार। अब इसे मान भरेंगे तो आपका आंसर मालूम हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा, तो 44 का आंसर यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी 11 आएगा आंसर। अगला है एक आवृत्ति बंटन के 2 भाग
आवृत्तियाँ 40 और 60, माध्य 10 और 15 हैं। तो सामूहिक माध्य, तो देखिए इसमें सामूहिक माध्य होता है। तो सामूहिक माध्य में जिसको बोलते हैं कंबाइन एक्स बार, जिसमें आपका एक्स बार 1 N1, फिर से एक्स बार 2 और एक्स बार 2 और N2, इससे N1 प्लस N2। तो इसमें देखिए गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आवृत्तियाँ 40 है तो 10 गुणे 40, फिर से प्लस 60 गुणे क्या 15, और उसके बाद से क्या करेंगे तो 40 और 60 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यानी 13 आ जाएगा, यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चतुर्थक, यानी द्वितीयक चतुर्थक को कहा जाता है। तो देखिए इसमें चतुर्थक में आपको बताए थे, यानी जब 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी जब आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करते हैं तो चतुर्थक कहलाता है, और जब आंकड़ों को 5 भागों में विभाजित करते हैं तो पंचमक कहलाता है, और जब आंकड़ों को यानी 7 भागों में विभाजित करते हैं तो सप्तमक कहलाता है, जब आंकड़ों को यानी 8 भागों में विभाजित करते हैं तो अष्टमक कहलाता है, और जब आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो मध्यिका कहलाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन द्वितीयक चतुर्थक को कहा जाता है। तो द्वितीयक चतुर्थक बराबर देखिए सूत्र होता है, यानी n2 पीछे n/4, यानी 2 दूना 4, यानी n/2 किसका मान होता है, 3/2 यानी मध्यिका का मान होता है, यानी मध्यिका वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला है तृतीय चतुर्थक कुल आवृत्ति किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है, 1/3, 1/1, 3/1, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका सी ऑप्शन यानी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, D1 बराबर n+1/2 पद, फिर से Q1 बराबर L1 + Q1 - C अपन आप इंटू आई, फिर से P1 बराबर n+1/100 पद, ये सभी यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी यानी तीनों ऑप्शन सही है। 25वां सप्तमक होता है, तो 25वां सप्तमक का मतलब होता है यानी 25वां सप्तमक होता है, तो 25वां सप्तमक यानी 25 बटे यानी क्या यानी सप्तमक 100, यानी 25 चौको 100, यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तो n+1 यानी आपका n है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी Q1 ऑप्शन सही होगा, 25 चौको यानी 100, यानी आपका ऑप्शन सही होगा यानी Q1। अगला है एक समंग श्रेणी को 2 भागों में बांटा जाता है तो क्या कहलाता है, तो एक समंग श्रेणी को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो ये बताएं मध्यिका कहलाता है। अगला है नेक्स्ट, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है, तो श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है, तो प्रत्येक मान पर आधारित माप के लिए यानी कौन सा, जब प्रत्येक मान पर आधारित माप आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी जब भी प्रत्येक मान पर आधारित आएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी प्रमाप विचलन होगा। अगला खुले सिरे के वर्ग अंतराल की स्थिति जानने के लिए अपकिरण की उपयुक्त माप है, जब भी खुले सिरे के माप आएगा तो इसमें आपका विस्तार है, प्रमाप विचलन है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन, यानी इसमें आपका चतुर्थक विचलन ऑप्शन सही होगा। श्रेणी के चरम अवलोकन से कम प्रभावित होने वाले विचरण की माप है, तो सबसे कम प्रभावित कौन होता है, तो श्रेणी के अवलोकनों से सबसे कम प्रभावित होता है ऑप्शन ए विस्तार, बी ऑप्शन चतुर्थक विचलन, सी ऑप्शन प्रमाप विचलन, डी ऑप्शन माध्य विचलन, यानी इसमें आपका कौन सा सही है, यानी तीसरे का यानी आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है अंतर चतुर्थक विस्तार इंगित करता है, तो अंतर चतुर्थक विस्तार क्या इंगित करता है, तो श्रेणी के प्रथम 50% विचारशीलता, बी ऑप्शन श्रेणी के अंतिम 50% विचारशीलता, सी ऑप्शन श्रेणी के बीच 50% विचारशीलता, डी ऑप्शन संपूर्ण श्रेणी की केंद्रीय प्रतीक माप, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है। अगला है चतुर्थक विचलन का सूत्र है, तो देखिए आपका चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है तो क्या होता है, तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा, सी सही है। वहीं पर आपका यदि अर्ध चतुर्थक देगा तो अर्ध चतुर्थक देगा तो आपका ऑप्शन यानी Q3 माइनस क्या होगा, Q1 होगा, और जब गुणांक पूछेगा तो क्या करेंगे, तो Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, यह क्या होता है, यह चतुर्थक विचलन का गुणांक या अर्ध चतुर्थक विचलन का गुणांक होता है। अगला है माध्य विचलन न्यूनतम होता है,
तो माध्य विचलन न्यूनतम होता है। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो माध्यिका से, माध्यिका से, बहुलक से, प्रथम चतुर्थक से। आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है, यानी क्या? तो माध्यिका से। अगला है, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन होगा। तो क्या होगा? तो प्रसरण का मतलब होता है क्या? तो प्रसरण मतलब होता है यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका? तो 144। तो 144 को यानी जब अंडर रूट में लाएंगे तो क्या होगा? 12 आंसर होगा, इसलिए प्रमाप विचलन क्या होगा? तो आपका 12 हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सा अनुपातिक संबंध सही है? तो आपका ऑप्शन दिया है माध्य विचलन 3/4 प्रमाप विचलन, फिर से माध्य विचलन 4/3 प्रमाप विचलन। सी ऑप्शन है माध्य विचलन इक्वल टू 4 प्रमाप विचलन, और डी ऑप्शन है माध्य विचलन 5/4 प्रमाप विचलन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है, यदि d बराबर x माइनस एक्स बार तो समांतर माध्य से विचलन तो प्रमाप विचलन का मान होगा। तो प्रमाप विचलन का मान क्या होगा? तो प्रमाप विचलन का मान आपका क्या होगा? तो 1/σd² ये होगा। अगला है, यदि n बराबर 10 सिग्मा एक्स बराबर 80 सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 1000 है तो मानक विचलन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सॉल्व कीजिएगा, इसमें आपका आंसर यानी 6 आएगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। अगला है संभाव्य विचलन 2.16 है तो प्रमाप विचलन होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या? इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा। अगला है, चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रमाप विचलन प्रभावित होता है, तो प्रमाप विचलन प्रभावित होता है, तो प्रमाप विचलन प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होता है? तो मूल बिंदु परिवर्तन से, पैमाने के परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है। प्रमाप विचलन सदैव प्रकलित किया जाता है, तो प्रमाधियों द्वारा, माध्यिका द्वारा, बहुलक द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यिका द्वारा। जब भी प्रमाप विचलन प्रयोग होगा तो किसके द्वारा? तो x बार का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। प्रसरण का कौन सा सूत्र सही है? तो प्रसरण का यानी कौन सा सूत्र सही है? यानी आपका ऑप्शन यानी डी सही है, यानी v इक्वल टू क्या होता है? यानी वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा d² n होता है। अगला है, विचरण गुणांक माप है, निरपेक्ष माप है, सापेक्ष माप है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो सापेक्ष माप। देखिए, जब मान निकालेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा, और जब उसका गुणांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब मान निकालेंगे तो निरपेक्ष हो जाएगा, जब कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आपका सापेक्ष हो जाएगा। चाहे QD हो, चाहे आपका MD हो, चाहे आपका प्रमाप विचलन हो। अगला है, एक सममित वितरण में यानी होता है, तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ये Q3 - Q1 वाला सही है। अगला है, प्रतिचयन उच्च वचनों के से न्यूनतम प्रभावित होने वाली अपकिरण की माप है। तो सबसे कम प्रभावित क्या होती है? तो सबसे कम प्रभावित होती है, तो क्या प्रभावित होती है? तो माध्य विचलन प्रभावित होती है। विचरण गुणांक का सूत्र है, तो विचरण गुणांक का क्या सूत्र होता है? तो प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड प्रमाप विचलन भागे समांतर माध्य गुणे 100, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रमाप विचलन का गुणांक करने का सूत्र है, तो प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो क्या है? तो आपका ऑप्शन यानी 21 का ऑप्शन कौन सा सही है? यानी 21 का ऑप्शन आपका सी सही है। अगला है, प्रमाप विचलन गुणांक करने का सूत्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद से अगला दिया है, एक सामान्य रूप से असममित बंटन में प्रमाप विचलन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यानी 5/4 MD के बराबर होता है। अगला है, एक खंडित आवृत्ति वितरण के लिए है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी लेस देन इक्वल टू MD, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन इक्वल टू यानी MD, फिर से MD यानी मोर देन इक्वल टू ST, इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का कितना गुना है? तो माध्य विचलन प्रमाप विचलन का कितना गुना है? तो 4/5 गुना है। अगला है, विचरण गुणांक का मान 100% से अधिक होता है, यानी किसमें होता है? तो आपका यानी प्रमाप विचलन भाड़ा समांतर माध्य से। विचरण गुणांक मापता है, तो क्या मापता है? तो आपका ऑप्शन क्या सही है? तो संगति मापता है। अगला है, अपकिरण पदों के विचरण का माप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन यानी किसका है? तो जब भी मापन आएगा, चाहे मापन बाउले, चाहे आपका संख्या का हो, माध्य का औसत हो, तो बाउले लगाएंगे। प्रथम 10 संख्याओं का प्रमाप विचलन होता है, तो क्या होता है? तो प्रथम 10 प्रमाप विचलन संख्याओं का प्रमाप विचलन 2.8723 होता है। अगला है, विषमता। देखिए, इसमें विषमता में आप विषमता में पढ़ेंगे, इसमें विषमता की माप की यानी 2 विधियां हैं। इसमें आप एक पढ़ेंगे क्या है? तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक पढ़ेंगे, और एक आपका होता है, तो एक आपका क्या होता है?
तो एक आपका बाउले का होता है। तो कार्ल पियर्सन क्या कहे हैं, तो कार्ल पियर्सन एक्स बार जेड और माध्यिका की सहायता से यानी क्या किए हैं, समांतर माध्य बताए हैं। बाउले क्या है, तो Q3 प्लस Q1 माइनस यानी 2Q2 के आधार पर क्या किए हैं, बाउले बताए हैं। इसका गुणांक के लिए यानी Q3 माइनस Q1 से भाग दिए हैं। और ये क्या किए हैं, तो इसके लिए यानी कार्ल पियर्सन इन दो माध्यम बताए हैं, यानी एक आपका समांतर माध्य की सहायता से, एक माध्यिका की सहायता से, एक बहुलक की सहायता से, यानी इसमें बताए हैं। आपको हम विस्तृत चैप्टर बताएंगे जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया है एक्स बार बड़ा है यम, यानी एक्स बार लेस देन स्मॉल, फिर से सब यानी छोटा का सिंगल है, तो विषमता का अभाव है। क्या है, यानी विषमता का यानी अभाव है। यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए। ये आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी विषमता यानी ऋणात्मक है। अगला है विषमता धनात्मक होगी यानी जब बड़ा होगा, यानी क्या बड़ा होगा, समांतर माध्य जेड से। अगला है एक धनात्मक विषमता वितरण में है, तो आपका ऑप्शन यानी मीन मीडियन मोड, यानी सबसे बड़ा मीन हो तो मीडियन हो तो मोड हो तो धनात्मक होगा। जब विषमता गुणांक ऋणात्मक होता है तब, यानी सूत्र क्या होता है, तो Q3 प्लस Q1 लेस देन Q2 होता है। विषमता ऋणात्मक होगी जब, यानी क्या होगा, यानी आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी एक्स बड़ा होगा यानी जेड से। एक बंटन जिसमें समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक के मूल्य बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो आपका जब भी बराबर होगा तो सममिति बंटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सममिति बंटन कहलाते हैं। अगला है यदि एक आवृत्ति बंटन धनात्मक विषमता के लिए है तो बंटन माध्य होगा, तो बंटन माध्य क्या होगा, तो बहुलक से बड़ा होगा। आपका बहुलक से बड़ा वाला ऑप्शन सही है। यदि जे बराबर क्या है, एक्स बार माइनस जेड है अपन प्रमाण विचलन कहलाता है, तो आपका अभी बताए हैं चाहे जेड हो, समांतर माध्य हो, माध्यिका हो, प्रमाण विचलन हो, सब किस में आएगा, तो कार्ल पियर्सन में। और बाउले में क्या आएगा, तो Q3 Q1 और Q2 आएगा। बाउले विषमता गुणांक की सीमाएं हैं, तो बाउले विषमता गुणांक की सीमाएं क्या हैं, तो +-1 है। अगला यदि माध्य 41 है, इसको निकाल लीजिएगा, आपका ऑप्शन 10वां का यानी बी ऑप्शन आएगा। अगला है बाउले के विषमता गुणांक के लिए कौन सा सूत्र सही है, इसमें अभी हम आपको सूत्र बताए हैं, यानी आपका ये ऑप्शन सही है। अगला है यदि विचरण गुणांक का 80% है, माध्य 5 है, बहुलक 4 है तो विषमता गुणांक होगा, तो आपका यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसका यानी कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। सहसंबंध का अभिप्राय है, देखिए सहसंबंध से आशय ऐसा संबंध है जिसमें दो चरों में यानी एक चर में परिवर्तन से दूसरा चर यानी स्वतः परिवर्तित हो जाता है, उसे सहसंबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यानी वस्तु की मात्रा कम हो रही है तो महंगा हो जाएगी, जब वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो सस्ता हो जाएगी, वही उसका सहसंबंध है। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी इसमें आपका ऑप्शन बताइए, यानी चरों में कारणों और परिणामों का संबंध है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन यानी ए सही है, यानी जब सहसंबंध का अभिप्राय है यानी चरों में कारणों व परिणामों का संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए सहसंबंध के यानी कई प्रकार होते हैं, इसमें रेखीय सहसंबंध, अरेखीय सहसंबंध, सरल सहसंबंध, बहुगुणित सहसंबंध होता है। अगला है नेक्स्ट, सर्वप्रथम सहसंबंध के मूल तत्वों का निष्पादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी किसने किया था, तो आपका फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अगला है सर्वप्रथम रेखीय होता है, सहसंबंध रेखीय होता है तो क्या होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में अस्थायी अनुपात में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, रेखीय सहसंबंध बोलते हैं। अगला है एक विक्षेप चित्र बनाने पर सभी बिंदु ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने की ओर एक सरल रेखा के रूप में प्रकट हो तो इससे निष्कर्ष निकलता है, तो क्या निष्कर्ष निकलता है, तो पूर्ण किसका, तो बाएं से यानी कहाँ, नीचे यानी हो तो ऋणात्मक होगा, जब ऊपर हो तो धनात्मक होगा। अगला है निम्न चरणों में सहसंबंध है, तो सहसंबंध निकालने के लिए सूत्र आपका प्रयोग कर लीजिएगा, तो आपका आंसर यानी जैसे मान लीजिए सहसंबंध है एक्स है वाई है, आपका यानी पाँचवें का ऑप्शन यानी क्या, यानी +1 सही होगा। अगला कार्ल पियर्सन के लिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपका ऑप्शन यानी ये सभी सही होगा, सभी सूत्र होता है। अगला है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है, तो जब ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, तो माइनस में होगा, तो -1 वाला ऑप्शन क्या है, तो सही है। धनात्मक होगा तो +1 होगा, +1 वाला ऑप्शन सही होगा। एक्स तथा वाई के बीच सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, तो एक्स और वाई के बीच सहविचरण का। अगला है
कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसका -1 और +1 दोनों में क्या होता है, यानी सीमाएं होती हैं। अगला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है, मूल बिंदु और पैमाना दोनों के परिवर्तन से। अगला है सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हो सकती हैं, तो क्या हो सकती हैं? तो +- यानी दोनों में हो सकती हैं। अगला है यदि r बराबर इतना तो n का मान, तो इसको निकाल लीजिएगा आप। अगला है संभाव्य विभ्रम तथा प्रमाण विभ्रम में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, सत्य है। ये वाला ऑप्शन संभाव्य विभ्रम इक्वल टू 2/3 प्रमाण विभ्रम होता है। सहसंबंध r का यानी मान सार्थक है यदि, यानी ऑप्शन r का मान संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक, ये ऑप्शन सही है। r बराबर यानी प्रमाण विभ्रम होता है, तो प्रमाण विभ्रम के लिए देखिए आपका यानी सटीक सूत्र है, यानी 1 - r² अपान, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, देखिए कोटि अंतर यानी आपका होता है कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक के लिए यानी आपका RS इक्वल टू स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक होता है, जिसमें आपका यानी सूत्र होता है 1 - 6 सिग्मा d² अपान n, फिर से n का स्क्वायर -1, यानी आपका सूत्र होता है। जहाँ मिलेगा उसको यानी क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला है इसका वेरिएंस निकाल लीजिएगा। सूचकांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है तो केवल समय उत्क्रमणता परीक्षण को, केवल तत्व उत्क्रमणता परीक्षण को, उपयुक्त दोनों को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। यानी एक सूचकांक आदर्श होता है जब वह संतुष्ट करता है, यानी सी ऑप्शन सही है, दोनों यानी समय और तत्व दोनों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आधार वर्ष की मात्राओं से प्रकलित सूचकांक की रीति है, तो क्या है? तो लेस्पिरे है, बाउले है, फिशर है, पासे है, यानी कौन सी रीति है? यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। पासे का सूचकांक आधारित है, तो पासे का सूचकांक किस पर आधारित है? तो चालू वर्ष की मात्रा पर आधारित है। एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है, तो क्या संतुष्ट करता है? तो समय उत्क्रमणता, तत्व उत्क्रमणता, चक्रीय उत्क्रमणता, सभी वाला ऑप्शन सही है। अगला है सिद्धांत रूप से सूचना निर्माण हेतु यानी माध्य है, तो माध्य है, गुणोत्तर माध्य है, बहुलक है, समांतर माध्य है, तो कौन सा माध्य है? तो आपका बहुलक वाला ऑप्शन सही है। सूचकांक बनाते समय किस बात पर विचार नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है, सूचकांक की अपस्फीति पर। कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए कीमत होनी चाहिए, तो कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए कीमत क्या है? यानी प्रति यूनिट होनी चाहिए रुपए में। अगला है सूचकांक की गणना में आधार वर्ष हो सकता है, क्या हो सकता है? स्थिर हो सकता है, कुछ वर्षों का औसत हो सकता है, श्रृंखला हो सकता है, उपयुक्त तीनों, यानी आपका उपयुक्त तीनों वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है लेस्पिरे कीमत सूचकांक में प्रयुक्त भार होते हैं, तो प्रयुक्त भार होते हैं यानी आधार वर्ष की मात्रा, यानी क्या? लेस्पिरे में आधार वर्ष की मात्रा का मेन महत्व होता है। अगला है चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है, पासे सूचकांक द्वारा, लेस्पिरे द्वारा, फिशर। देखिए फिशर में यानी क्या आता है? तत्व आता है, चक्रीय आता है, समय आता है, तो फिशर पर मुहर लगाएंगे। अगला है मार्शल तथा एजवर्थ सूचकांक होता है, तो मार्शल तथा एजवर्थ सूचकांक होता है, तो लेस्पिरे तथा पासे सूचकांक के बीच होता है। अगला है चक्रीय परीक्षण, चक्रीय परीक्षण विस्तार है, तो किसका विस्तार है? तत्व परीक्षण का, समय उत्क्रमणता परीक्षण का, दोनों का, तो दोनों का है। P01 बराबर सिग्मा P1 अपान P0 गुणे 100, यह सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह सूत्र आपका यानी सरल समूही विधि से संबंधित है। अगला है लेस्पिरे का सूचकांक दिया है, फिर फिशर का दिया है, तो पासे का सूचकांक होगा, तो दोनों को मिलाकर यानी बनाएंगे 14 का आपका ऑप्शन इन डी सही होगा। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? या विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है, ये आपका क्या है? सत्य है। अगला है फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समय उत्क्रमणता और तत्व उत्क्रमणता क्या करता है? यानी संतुष्ट करता है। अगला है पासे की कीमत सूचकांक को भारांकित किया जाता है, तो पासे का कीमत सूचकांक किससे भारांकित किया जाता है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यानी आधार वर्ष की मात्रा से बी ऑप्शन सही होगा। अगला है रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की माप की जाती है, तो किस में की जाती है परिवर्तनों की माप? यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी ये उपभोक्ता की कीमत सूचकांक वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला है निम्न में से किसने भारित कीमत सूचकांक की संरचना के लिए चालू वर्ष की मात्रा का भार मापने का सुझाव दिया था। तो चालू वर्ष की मात्रा का भार मापने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है, लेस्पियर ने दिया था। अगला लेस्पिरे का सूचकांक का सूत्र है। लेस्पिरे का सूचकांक का सूत्र के लिए यानी आपका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद से दिया अगला काल श्रेणी के गुणात्मक मॉडल है। तो जब भी गुणात्मक आएगा तो देखिए इसमें काल श्रेणी से आशय से श्रेणी से है, जिसमें यानी काल श्रेणी के आधार पर यानी समय के आधार पर क्या होता है, यानी दो चरों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन यानी कई कारण से हो सकता है। इसमें प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानव निर्मित कारण हो सकता है। इसमें आपको ट्रेंड निकालना होता है, जिसमें दीर्घकालीन यानी ट्रेंड निकालना होता है, जिसमें यानी वाई उपनति होता है, जिसमें आपका y इक्वल टू यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें जब भी गुणात्मक मॉडल आएगा तो गुणात्मक मॉडल आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दीजिए। यानी जब गुणात्मक मॉडल आएगा तो आपका ऑप्शन यानी y इक्वल टू यानी 3 इंटू यस इंटू सी इंटू वाई, यानी 3 y इक्वल टू यानी क्या उपनति, t इक्वल टू ट्रेंड, s इक्वल टू सीजनल, c इक्वल टू यानी करकुलन और आई इक्वल टू इरेगुलर, यानी उपनति होता है, मौसमी होता है, चक्री होता है, अनियमित होता है। काल श्रेणी के योज्य, तो जब योज आएगा नहीं जोड़ देंगे, क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे, यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा? यानी सी ऑप्शन सही है। अल्पकालीन उच्चावचन ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए यस इक्वल टू ओ माइनस टी का प्रयोग करते हैं। एक वर्ष से अधिक की अवधि में होने वाले नियमित परिवर्तन को कहते हैं। तो एक वर्ष से अधिक होगा तो क्या होगा? तो चक्रीय उच्चावचन होगा। अगला है 4 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करने के लिए पहले 4 वर्षों का मूल्य का योग किस यानी किस वर्षों के समान है? तो किस वर्षों के समान है? तो आपका द्वितीय और तृतीय वर्षों के बीच यानी क्या करते हैं? समान अंक देते हैं। अगला है काल श्रेणी विश्लेषण में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो क्या नहीं सम्मिलित की जाती है? दीर्घकालीन प्रवृत्ति, अल्पकालीन उच्चावचन, अनियमित उच्चावचन, काल्पनिक उच्चावचन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो काल्पनिक का कहीं जगह नहीं होता है, कहाँ पे? तो काल श्रेणी में। अगला है दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापन ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? अर्धमध्यक का, चल मध्यक का, श्रृंखला आधार का, न्यूनतम आधार का। तो आपका श्रृंखला आधार का नहीं होता है, बाकी सबका होता है। श्रृंखला आधार का प्रयोग किसमें होता है? तो निर्देशांक में होता है। अगला है अल्पकालीन उच्चावचन में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन यानी मौसमी विचलन को, चक्रीय उच्चावचन को, माध्य विचलन को, अनियमित को। तो माध्य विचलन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है उपनति दर्शाती है, तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के केवल बढ़ने को, केवल घटने को, घटने और बढ़ने को, इनमें से कोई नहीं। यानी आपके ऑप्शन क्या हो सकते हैं? आपके ऑप्शन 9वां का निश्चित सही है, यानी आपका बढ़ भी सकता है इधर और आपका यानी घट भी सकता है और सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके माता पिता को सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बन सके। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।